हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज़ रंजन। और आई होप आप लोगों की तैयारियां एकदम शानदार लेवल पर चल रही होंगी, एकदम जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप, एग्जामिनेशन का भी और दिवाली की भी। तो ये दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पे ज़रूरी है, दोनों ही फेस्टिवल एकदम बेस्ट लेवल पर होंगे अगर दोनों की तैयारी पहले से अच्छी करके रखी जाए तो। ठीक है, तो चलिए। तो दिवाली की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे होंगे, साथ में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में मैं भी आपके साथ यहाँ पर जुड़ जाता हूँ विद दिस सेकेंड सेशन। ठीक है, तो सेकंड सेशन जो है आपका अभी यहाँ से शुरू होता है। बिना देरी किए हम लोग ये एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है इसको शुरू करते हैं, डेडिकेटेडली फॉर पीजीसीआईएल डीटी, एसएससी जेई पेपर 2 और एसएससी जेई 2024-25 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सब के लिए डेडिकेटेड है। ऑल स्टेट एजे एग्जामिनेशन के लिए इन क्वेश्चंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, बिना देरी किए चलिए स्क्रीन पर लेकर के आते हैं पहला क्वेश्चन। एकदम फुल ऑन मोटिवेशन के साथ आपको बनाना है आज के सभी क्वेश्चंस को। अगर मेरे साथ आप ये सेशन देख रहे हैं, भले रिकॉर्डेड फॉर्म में ही सही, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, मेरे से पहले बना करके कोशिश करिए और आंसर जो है अपना कॉपी में लिख दीजिए, मैं बताऊं उससे पहले। मैं साथ साथ सॉल्व करते जाऊंगा, आखिरी में आप वेरीफाई करिएगा कि आपका आंसर जो है वो सही आया नहीं। हर सही आंसर पर 1 मार्क्स, हर रॉन्ग आंसर पर भी -1 कर लीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपका 0.25 माइनस होता है, यहाँ पे 1 ही माइनस करिएगा। और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जिस भी पॉइंट से जहां से भी जो भी नया कंसेप्ट सीखने को मिले उसको अपने नोट्स में ऐड कर दीजिएगा उस टॉपिक के बगल में। थेवनिन का कुछ नया सीखने को मिले, थेवनिन के टॉपिक के बगल में ऐड कर दीजिएगा। इसी नोट से आखिरी में रिवीजन करने वाले हैं आप, तो जितना भी कुछ नया चीज सीखेंगे जिस टॉपिक का रहेगा उसी के बगल में लिखिएगा। ठीक है, रिवीजन करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो कल एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था, आई होप आप लोगों ने उसको बना लिया होगा। अभी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, उसी से शुरुआत करेंगे। ठीक, एकदम मस्त से पूरा इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ने वाले हैं। और आज के सेशन के एंड में भी आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगा, एक होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर करना रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप बिना देरी के शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं यहाँ से, जो हमारा पिछले दिन का क्वेश्चन था, प्रीवियस क्लास होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। पिछली क्लास में यूडब्ल्यूटी का एक क्वेश्चन लिए थे हम लोग, लिखा हुआ था व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ अ ड्राइविंग एक्सेल्स ऑफ अट्रैक्टिव एफर्ट 18,000 न्यूटन एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। चलिए डेटा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो अच्छा, ये फोटो कल नहीं दी हुई थी, आज है। तो ये कंडीशन आपको दिया हुआ है ना, ये कंडीशन दिया है कि आपको बोलता है पावर आउटपुट जो होगा ड्राइविंग एक्सल से वो कितना निकल के आएगा, जिसका कि ट्रैक्टिव एफर्ट 18,000 न्यूटन मिल रहा है आपको। ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब एफ ऑफ टी आपको देके रखा है कितना, 18,000 न्यूटन का। ओके, स्पीड कितना देके रखा है, 120 किलोमीटर पर आवर। हमको किस फॉर्म में चाहिए होता है, मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। ठीक है, तो देखें जरा कि कितनी पावर आउटपुट निकल के आ रही है। सिंपल सा डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ इट्स स्पीड। अच्छा, स्पीड जो है हमारे पास 120 किलोमीटर पर आवर है, मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास डेटा आ जाएगा P इज इक्वल टू 18,000 इंटू 120/3600। बात बनेगी इससे, चलिए देख लेते हैं। और 18 वन ज़ा 0, 2 2 ज़ा 36। ठीक है भाई, और 6 ज़ा 12, 0। तो मेरे पास हो गया यहाँ पे पावर P इज इक्वल्स टू 600। मेरे पास हो गया पावर P इज इक्वल्स टू 600। कोई एफर्ट लगा क्या इसमें, ट्रैक्टिव एफर्ट लगा, बाकी हम लोगों का कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, एकदम आराम से हमको आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, ये पावर किस फॉर्म में दिखेगा आपको, किलोवाट के फॉर्म में दिख रहा होगा। ये जो पावर आपको मिल रहा है 600 किलोवाट के फॉर्म में यहाँ से अवेलेबल है। ठीक, तो इतना पावर लगाएगा तो ये भाई साहब ऐसे बैठे नहीं रह पाएंगे, अगर इतना ज़्यादा पावर लग रहा है तो। ये पावर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जितने आराम से बैठे हुए हैं ऐसे नहीं, और ऐसे बैठना नहीं है ट्रेन में बाहर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल डायरेक्ट सा सवाल था ये। नेक्स्ट, अब आज के दिन का सेशन का पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन में लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ अ सीरीज रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट थ्रू एन एलईडी टू 36 मिली एम्पियर विथ अ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 3 वोल्ट्स व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सप्लाई। एक एलईडी लैंप है आपके पास, देखें जरा यहाँ अपने पास है क्या यहाँ कोई एलईडी लैंप। अच्छा, एक ऐसा एलईडी लैंप है, इसके साथ सीरीज में रजिस्टर लगाना है हमको। ठीक है, सीरीज रजिस्टर कितने का लगाया जाए कि इस एलईडी से फ्लो होने वाली करंट को हम 36 मिली एम्पियर पे लिमिट कर दें। ठीक, with a forward voltage drop of 3 volts when connected to a total supply of 12 वोल्ट। टोटल सप्लाई कितने का बोला आपको, 12 वोल्ट की टोटल सप्लाई बोला। ठीक, कंडीशन एकदम ध्यान से समझिएगा कि क्या केस है ये। ठीक है, कंडीशन इसका एकदम ध्यान से समझना है। देखिए टोटल सप्लाई अपने पास कितनी है,
बहुत डायरेक्ट सा सवाल। क्या होता है एग्जामिनेशन के समय ना, वो प्रेजेंस चलना चाहिए। जैसे अभी क्या होता है, अभी आप एकदम रिलैक्स मोड में पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आपको कोई प्रेशर नहीं है पेपर में और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, तो आप आराम से अभी इसको सॉल्व करेंगे। अभी लगेगा बड़ा इजी क्वेश्चन है। यही सवाल जब एग्जामिनेशन में टाइम के प्रेशर पर आ जाएगा, इस समय चल रहा होगा और आपको ऐसे ही इसके बाद 170 क्वेश्चन टोटल बनाने हैं, तब वहां पर प्रेशर होगा और आसान आसान ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में गलती होती है। तो हमको वही चीज़ घर में भी जब ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हैं तो दिमाग में ले करके चलना है। तो आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन अगर है, मोबाइल में ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कोई घड़ी है या कोई टाइमर वाला कुछ क्लॉक होगा, उसको चालू कर लीजिएगा और टाइम लिमिट के अंदर बनाइए ऐसे क्वेश्चंस को अभी से। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं इसमें देखूं क्या कैसे सॉल्व करना है। मुझे रजिस्टर की वैल्यू चाहिए ना, आर की वैल्यू चाहिए। मेरे पास क्या, आर इज इक्वल टू वी बाई आई से ही मैं सॉल्व करूंगा, बेसिक वही ओम्स लॉ। तो मैं क्या करूंगा, टोटल वोल्टेज मेरे पास है 12, इसका वोल्टेज ड्रॉप है 3 का, और मुझे करंट को लिमिट करना है 36 इंटू 10⁻³ पर, इतने मिली एम्पियर पर। ठीक है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई हो गया। ठीक, अब ये देखिए, ये मेरे पास कितना बचा, 9 डिवाइडेड बाई 36 10⁻³ ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 9/36 हो गया, तो 9 4 जा 36। अच्छा, 4 हुआ 10⁻³ ऊपर चला गया, तो 10⁻+3 हो गया। ठीक है, तो 4 के साथ 10⁻+3 मतलब 4000। ये देखिए, पहला ही आंसर आपको दिया हुआ है। कोई डिफिकल्टी नहीं है, पढ़ने में लग रहा था कुछ है इसमें अजीब सा, एकदम सीधा सीधा ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तुरंत अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल। अच्छा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है। ठीक है, इनमें से कौन सा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का एप्लीकेशन है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस किए थे बहुत पहले हम लोग कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, कि भाई ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का क्या टेंडेंसी होता है और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का क्या टेंडेंसी होता है। तो सॉफ्ट वाले की टेंडेंसी ये होती है कि रिटेंटिविटी उसके अंदर ना के बराबर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में बड़ा काम का होता है वो। क्यों, जैसी सप्लाई बंद करो आपको चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड रेसिडुअल खत्म हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, रिटेंटिविटी जो होगी वो एकदम मिनिमम होनी चाहिए उसके अंदर, यानी जब हम चाहें वो मैग्नेटाइज हो, जब हम चाहें वो अपनी मैग्नेटिज्म छोड़ दे, अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म कर ले। लेकिन इसी का उल्टा होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर दिक्कत ये होती है, फायदा भी होता है कि आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर परमानेंट मैग्नेट आपको चाहिए तो, कि रिटेंटिविटी बहुत हाई रहेगी इनके अंदर की, तो कोर्सिविटी यानी कोर्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको इसको रिमूव करने के लिए, जो कि बड़ा ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ जो सवाल आपको पूछा है, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स पूछा, आंसर बिल्कुल क्लियर है इसमें बिना किसी डाउट के। देखिए, ये पहला केस जो दिख रहा है भाई साहब जो उठाए हुए हैं, ये है एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, परमानेंट मैग्नेट। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल नहीं चाहिए हमको। ठीक है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वाला एग्जांपल तो नहीं चाहिए ना हमको, हमको तो सॉफ्ट का पूछा है, हम उसी पे बात करेंगे। तो ये वाला हो गया रॉन्ग। अच्छा, इधर किसके बारे में बात किया, स्पीकर्स के बारे में बात किया। स्पीकर का सीन क्या है, देखिए इस जगह पे मैग्नेट लगा हुआ है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन इसका दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है। ठीक, ये कौन सा मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट है, छोड़ दो इसको, इसकी बात ही नहीं करनी है। अगेन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या चीज़ आ गया यहाँ पर, ये जो है दिस इज अ माइक्रोफोन। यहाँ से ऑडियो सिग्नल आ रहा है और ये माइक्रोफोन इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पीछे क्या लगा हुआ है, इस पर भी मैग्नेट लगा हुआ है। कौन सा, परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। रॉन्ग है फिर ये भी ऑप्शन, हटा दो इसको भी। तो हमारे काम का सही आंसर जो है इसमें कौन सा वाला होगा, राइट आंसर जो है ये है इसके अंदर। क्या चीज़ है ये, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम करते हैं कि जैसे ही हम सप्लाई बंद करें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का कोई सीन ना हो। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बोलिए सभी को क्लियर, बिल्कुल सही। चलिए बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बढ़िया बढ़िया से आसान आसान से ये सब क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से डील करते जाएंगे। ये सब सवाल मिस ही नहीं होने आपसे, एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द जूल इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द जूल्स इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज। अरे जूल्स मतलब एनर्जी, जूल्स मतलब एनर्जी की बात कर रहा है। और एनर्जी को मैं लिखता हूं पी मल्टीप्लाइड विथ टाइम, पावर मल्टीप्लाइड विथ टाइम। पावर की यूनिट हो गई मेरे पास क्या, भाई पावर की यूनिट तो सर होती है वॉट्स।
अच्छा, और टाइम सेकेंड्स, कुछ है क्या ऐसा? मीटर सेकेंड, वॉट सेकेंड, आ तो गया आंसर, ये देखिए एकदम डायरेक्ट है, वॉट सेकेंड। ठीक, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं आप, स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखिएगा वीडियो के, कि आपका समय बचे। ये वीडियो का जितना भी ड्यूरेशन होगा, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देखेंगे तो थोड़ा और कम ड्यूरेशन में कवर करेंगे। सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। अगर आप कंसेप्ट पूरा पढ़ के बैठे, आपसे बनता है सारा कुछ। जहां पर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन आएगा, स्पीड स्लो करिएगा, आराम से देखिएगा, जहां लिखने लायक है लिखिएगा। ठीक है, मस्त से इंजॉय करते हुए पढ़ना है। चलिए अगला सवाल। ये देखो कोई डिपेंडेंट सोर्स आ गया ऐसा लग रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एज सीन फ्रॉम द ओपन टर्मिनल फॉर द सर्किट शोन बिलो। यहाँ का डेटा अगर आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं, एक बार मैं देख लूँ। आई होप क्लियर दिख रहा होगा मोबाइल की स्क्रीन को, अगर आप लैंडस्केप मोड पर ला करके देख रहे होंगे तो क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, इसको, इस वाले को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इट इज़ 3 di/dt। ये डिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पर। ठीक, कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल कर पा रहे होंगे। देखिए अंदर बना है वोल्टेज का सिंबल, और बाहर जो है वो आई के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो मतलब इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स, बट डिपेंड कर रहा है कहीं की चेंज इन करंट के ऊपर। ठीक, चलो भाई, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिख रहा है। अब हमको क्या क्वेश्चन में पूछा है? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के लिए इतना तो है कि 4 और 5 को तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया 4 हेनरी प्लस 5 हेनरी। ठीक है, एल इक्विवेलेंट में। अब इसका क्या करूं मैं? अब इस डिपेंडेंट सोर्स का क्या करूं? करंट वरेंट तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन इतना लिखा है कि 3 di/dt। यहाँ का कुछ ऐसा सीन है, और इसका भी कुछ इंडक्टेंस होगा। तो मैं अगर देखूं कि यहाँ पर कुछ ईएमएफ बता रहा है, कुछ ईएमएफ या कुछ ई या वी की वैल्यू बता रहा है मुझे, किस फॉर्म में? मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एल di/dt का। मैं अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लूँ, तो एल की जगह पे मुझे दिख रहा है 3। तो इससे मुझे इस सोर्स के अंदर का इंडक्टेंस मिल गया। मुझे इसके करंट वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस सर्किट के अंदर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है इसका डेटा। ठीक, लेकिन एक चीज से मतलब है, इसके इंडक्टेंस से। इस इंडक्टेंस को मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तो +3 हेनरी लिख दिया मैंने यहाँ पर। डायरेक्ट सा सवाल है एकदम, 5 और 4 9 और 3 12 हेनरी। दिस इज माई आंसर। कंप्लीट सवाल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं थी डिपेंडेंट सोर्स से, तो भी क्या हुआ? एसएससी जेई का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एसएससी जेई का क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 11 तारीख का सवाल है ये, एकदम एज इट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, डन, ये सब यहाँ तक सभी से बन गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या आ रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा सवाल। लिखा हुआ द टोटल इंडक्टेंस ऑफ 2 कपल्ड कॉइल्स इन अ सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग कनेक्शंस आर 4 हेनरी एंड 2 हेनरी रेस्पेक्टिवली। ओके, ठीक। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी हाउ मच? एम की वैल्यू। बढ़िया सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाला सवाल नहीं है, एकदम रिलैक्स होके आपको बनाना है इस सवाल को। क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। सबसे पहले क्या हो गया? सीरीज में है दोनों के दोनों। पहला कंडीशन क्या है इसका? एडिटिव पोलैरिटी का है। तो आप क्या लिखेंगे? L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M। ठीक, जब ये एडिटिव पोलैरिटी में है तो। अच्छा, जब ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में है तब क्या लिखेंगे इसका डेटा? भाई तब लिखेंगे आप L1 प्लस L2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ M। ओके, आपको इसका टोटल भी बता दिया क्या हो रहा है दूसरी तरफ। क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में 4 हेनरी है और सेकेंड केस में 2 हेनरी है। ठीक है, एक काम करते हैं, पूरे को सॉल्व कर लेते हैं एक साथ, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा ये हिस्सा कैंसिल हो गया। देन दूसरे वाले पार्ट में क्या हो रहा है? तो भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, +2 -2 दोनों मिला करके क्या हो सकता है यहाँ पर? 4 टाइम्स ऑफ M। भाई माइनस कर रहा हूँ ना मैं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है ना? अच्छा भाई, तो 4M यहाँ पर हो गया, दिस इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो दिस इज 2 हेनरी। तो M इज इक्वल्स टू 2/4। म्यूचुअल पूछा ना हमको, 1/2 दैट इज 0.5। कंप्लीट सवाल। देखिए यहां से कहीं से मैच हो रहा है क्या? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसका राइट आंसर है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है मैग्नेटिक के, बनाए हुए हम लोग ऐसे क्वेश्चन, आगे भी और बनाएंगे। जितना वेरिएशन होता है इन सब का सारा कुछ कवर करेंगे, एकदम शॉर्ट में आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहां तक का आपका स्कोर एक बार चेक कर लीजिए कॉपी में, फुल स्कोर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जरूरी है। ठीक है, चलिए भाई, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बड़ा सा सवाल दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर
of 50 ohm is connected in series with a coil of inductance 0.25 Henry and of negligible resistance across a 250 volt 50 hertz supply. तो नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट जो है ये है 93.07 ओम्स। आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर। यहां पर आपको इतने सारे ऑप्शंस दे करके रखा है रिएक्टिव पावर के। ठीक, चलिए भाई देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम लोग। ठीक, लेट्स सी। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ एक आध मल्टीपल तरीका भी तो हो सकता है ना। चलिए भाई देखें जरा, उन्हीं ऑप्शंस को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को बोर्ड पर लेकर के चलते हैं। ठीक, इसका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये आ गया ये सवाल। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। सर्किट जरा ड्रॉ करते हैं पहले तो इसकी। तो आपको क्वेश्चन में ये बोला कि नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कितने का है, 50 ओम्स का है। कितने का है ये, दिस इज ऑफ 50 ओम्स। ओके, कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.25 हेनरी। ठीक, एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस अक्रॉस अ 250 वोल्ट सप्लाई, 250 वोल्ट की सप्लाई। टोटल वोल्टेज दे रखा है हमको, कितने का वोल्टेज दिया हुआ है हमको, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके ठीक है, Z टोटल कितना दिया हुआ है हमको, टोटल इंपेडेंस दिया हुआ है 93.07 ओम्स, ये टोटल इंपेडेंस। अब आपको बोलता है क्या फाइंड करने को, रिएक्टिव पावर फाइंड करने को। दो तरीका बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड तरीका, नॉर्मल कन्वेंशनल वाला, फिर देखेंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो करिएगा। अगर आप पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक बार कन्वेंशनल से जरूर बनाइएगा ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। बाद में अगर आप बना चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को कन्वेंशनल से, तो अब कन्वेंशनल मत फॉलो करिए, थोड़ा सा और स्पीड अप करेंगे हम लोग इसके आगे। ठीक, चलिए देखते हैं भाई इसको कैसे बनाना है। तो अब देखिए तरीका क्या है। अगर एक मैं नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से आपको बताऊं तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूंगा भाई, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन फाई। कन्वेंशनल में क्या दिक्कत आएगी मैं आपको बताता हूँ। ये साइन फाई वाला जो पार्ट है ना, ध्यान से देखते जाइएगा कैसे आपको तकलीफ पहुंचाने वाला है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे वी आर एम एस कितना है, 250 है। आई आर एम एस निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आप लिखेंगे आई आर एम एस इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन सर टोटल इंपिडेंस कर दीजिए। इंपिडेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 93.07, ये कर दिए भाई। 93 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 90 के आसपास से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 9 और 25 अपॉन 9 के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो 2 पॉइंट समथिंग 2 वगैरह के आसपास का डेटा कुछ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, करंट जो है वो इस हिसाब से आ जाएगी। अच्छा, इसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वोल्टेज पुट कर सकते हैं। साइन फाई कहाँ से निकालेंगे, तो साइन फाई का भी आप बोलेंगे सर एक तरीका है, साइन फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड कर देते हैं। सर एक्स तो दिया नहीं है, एक्स को निकालना पड़ेगा। अच्छा, और कोई तरीका, और एक तरीका है सर कि कॉस फाई बराबर आर बाई जेड कर लेते हैं, यहाँ से फाई निकाल लेते हैं कॉस इनवर्स आर बाई जेड करके, और इस फाई को फिर साइन के अंदर पुट कर देंगे। ये भी तरीका है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कितना लेंदी तरीका है ये, क्योंकि अभी आपके पास आर बाई जेड में आर तो है जेड भी है, पुट करेंगे, लेकिन ये जो डेटा आएगा इससे फाई निकालना डिफिकल्ट होगा आपके लिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, फिर भी आप चाहें तो कैलकुलेटर अगर रखें तो उससे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपसे इससे बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये तरीके से नहीं बताने वाला हूँ, मैं बस आपको एक छोटा सा अप्रोच बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल तरीके से कैसे अप्रोच रहेगा। ठीक, फिर आपको इसका भी एक्चुअल सॉल्व करके बताऊंगा शॉर्टकट में। तो ये तरीका, आप इससे फाई निकाल लेंगे, फाई को यहाँ पुट कर लेंगे, आपका डेटा जो है पूरा बन जाएगा, क्वेश्चन जो है क्यू की वैल्यू निकल के आएगी। या फिर इसके अलावा एक दूसरा तरीका है, सेम जो मेथड है उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, उसको शॉर्ट में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और उस सिंप्लीफाइड फॉर्म से एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए उस सिंप्लीफाइड फॉर्म से एक फॉर्मूला निकल के आता है, Q इज इक्वल्स टू ये जो हम लोगों ने अभी सिंप्लीफाई किया ना, इसी से बना हुआ ये फॉर्मूला है, आई स्क्वायर एक्सएल। क्या ये कर सकते हैं क्या हम लोग, आपको मैं ये भी बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बहुत सिंपल सा है, इसी फॉर्मूले से आ रहा है। ये जो वी आई है उसी की जगह पे मैं क्या कर दिया, इसको आई स्क्वायर एक्सएल के फॉर्म में लिख लिया। भाई v इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स के फॉर्म में इसको मैं लिख लिया। ठीक है, तो उससे ये डेटा आ गया मेरा।
तो आई का स्क्वायर हो गया और उधर एक्सएल हो गया, क्योंकि वैसे भी रिएक्टिव पावर है तो रिएक्टिव कंपोनेंट से मुझे मतलब है। क्या इसको और कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए आई का स्क्वायर मतलब, आई का स्क्वायर मतलब वोल्टेज यानी कि 250 डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस जेड। जेड कितना है? 93.07 इनका स्क्वायर इनटू एक्सएल। एक्सएल कहाँ से आएगा? इंडक्टेंस एल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, कितने का दिया है? 0.25 दिया ना, तो भाई वही ओमेगा एल, ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ, 2 पाई एफ की वैल्यू 314 तो अपनी आनी ही आनी है। 314 डिवाइडेड बाई 4। अब आप बोलेंगे सर ये 4 कहाँ से आ गया? भाई 1/4 बराबर 0.25 होता है ना, ये बेसिकली 1/4 मैंने लिया है, विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एल, इंडक्टेंस जो हेनरी में है, उसी को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 4 करके। तो 0.25 से मल्टीप्लाई ना करके मैं उसको 1/4 लिखूं, बात है की। ठीक, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो ठीक, कोई साइन कॉस की जरूरत नहीं पड़ रही आपको, कोई फाई वाई नहीं निकालना है यहाँ, डायरेक्ट सॉल्व करिए। इतना ही बस केवल आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर श्योर शॉट आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। क्यू इज इक्वल टू भाई 250 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब 625 और 0 0, ठीक है। और ये 93 का स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर के आसपास में मान लूँ, 9 9 81 होता है, 8100 के आसपास, 810, इससे थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ 314/4, ठीक। 314 डिवाइडेड बाई 4, इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 8100 कट गया, 625 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 314/4, ठीक है। 25 550 यहाँ से हो गया। और ये डेटा आपको समथिंग समवेयर 560 के आसपास का कुछ आउटपुट दे रहा है, 560 इसके रेंज का कुछ आउटपुट दे रहा है, 560 के आसपास। थोड़ा ऑप्शन पे चलेंगे, 567 है अपने पास ऑप्शन इसका, ठीक है, इसका ऑप्शन है। अप्रोक्सीमेशन से मैंने सॉल्व किया। देखिए पेपर में, यहाँ पे ऐसे पेपर में जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, और वहाँ जब आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें जो डेसिमल में डेटा देने वाला है, तो होपफुली आपके पास जो डेटा रहेगा वो ऐसा ही रहेगा कि अप्रोक्सीमेशन से आ जाए, ठीक है। तो आप बना सकते हैं उसको। देखिए जैसे 1000 के करीब आ रहा होता तो मेरे पास 2 डेटा था कंफ्यूज होने के लिए, तब यहाँ एक्यूरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती कि 1023 और 1091 की वैल्यू है। बट ऐसा है नहीं, एक 500 के करीब का डेटा आ रहा है, 560 570 ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो अप्रोक्सीमेशन से मैं डी ऑप्शन लगा देता हूं, क्योंकि इसके करीब की कोई दूसरी वैल्यू है ही नहीं मेरे पास, ठीक। तो मेरे पास ये आंसर है, आप इसको चाहें तो पूरा का पूरा सॉल्व करें। तो अब आप देखिए कि एक अप्रोच ये वाला है, एक ये अप्रोच है जिससे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक। एकदम डायरेक्ट अप्रोच है, इसमें कोई फाई वाई की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा अप्रोच जो है वो ये वाला है, जिससे कन्वेंशनली हम लोग बनाते हैं कि भाई आपको रिएक्टिव पावर बोला, वी आई साइन फाई लिख दिए, फाई की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी, डेटा सफिशिएंट है आपके पास। फाई चाहो तो निकाल सकते हो आप R/Z करके, उसको पुट भी कर सकते हो आप, सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ पे भी लिखोगे Q इज इक्वल टू 250 इंटू RMS, IRMS जो है दैट इज 250/93.07 मल्टीप्लाइड विथ साइन फाई, तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स R/Z। अब R में क्या है 50 है, Z में क्या है 93 पॉइंट समथिंग है, तो ये पूरा पुट कर लीजिए, इससे भी आपका आंसर सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन हमको इतने तामझाम में नहीं फंसना है, हमको सीधे सीधे डायरेक्टली सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा एकदम एग्जैक्ट, ठीक। ये एक तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। क्लियर? चलिए बिना देरी किए अगले सवाल पर चलते हैं अब तुरंत। तो ऐसे सब सवालों में ना थोड़ा सा हमको और स्मार्ट अप्रोच करना है, बढ़िया से हम लोग सॉल्व कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी के पेपर का दिख रहा है ये तो सवाल मुझको, ठीक है। जो लोग 11 अक्टूबर का पेपर दिलाए होंगे वो लोग रिलेट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, उनको ये मिला होगा ये सवाल रास्ते में कहीं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट I2, द वैल्यू ऑफ करंट I2 इफ I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर इज। वैसे देखिए दो तरीका है, एक तरीका तो ये है कि इस क्वेश्चन को आप पूरा लिख करके बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट करके डेटा निकालिए, आ जाएगा आंसर। लेकिन इतना टाइम नहीं है, बिल्कुल आराम से आपसे सवाल बिना कोई ऐसे कॉपी पेन उठाए बनने वाला है। कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने सभी थ्योरम प्रॉपर पढ़ा, इसलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल में ऑल थ्योरम पढ़ के जाइए, कुछ छूटेगा ही नहीं, तो एग्जाम में भी कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। पढ़ने में अगर कुछ नहीं छूटेगा तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में भी कुछ नहीं छूटेगा। तो अगर आपने रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ा है, ये सवाल सीधे सीधे उसी से जुड़ा हुआ है।
रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये चेक कर लीजिए, अगर आपने पढ़ रखा है इसको आपसे बन गया है सवाल। मतलब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक एक्साइटेशन का सोर्स है इस जगह पे, देखिए एक्साइटेशन का सोर्स है ये 100 वोल्ट का, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स ले रहे हैं। ठीक है, दिस I1 इज नथिंग बट इट्स रिस्पॉन्स। सर्किट को पूरा का पूरा चेक कर लीजिए, रेसिप्रोसिटी के लिए क्या चाहिए होता है आपको भाई, रेसिप्रोसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को या रेसिप्रोसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बस इतना ही है कि आपकी जो सर्किट है वो कैसी होनी चाहिए भाई, आपकी सर्किट जो है वो लीनियर बाइलैटरल लम्प्ड पैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, क्या क्या होना चाहिए, लीनियर पैसिव बाइलैटरल और लम्प्ड नेटवर्क या लम्प्ड एलिमेंट्स को मिला करके बना हुआ अगर कोई भी सर्किट है, तो उस कंडीशन में अगर आप यहां पर कोई भी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, यहां से आप कोई भी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो इसका जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, इसका जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इन टर्म्स ऑफ करंट, इनका रेशियो तब भी सेम होगा अगर इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया जाए बिना सर्किट के अंदर कुछ भी बदले। दैट इज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम, यही तो है और यही तो किया इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्या किया इसने, आपको दिया एक्साइटेशन 100 का, इससे रिस्पांस दिखा 10 का। सर्किट वेरीफाई कर लीजिए, कोई नॉन लीनियर एलिमेंट दिख नहीं रहा है, कोई बीच में इसके अलावा कोई दूसरा एक्टिव सोर्स भी नहीं है यहाँ पर। ठीक, कोई ऐसा यूनिलैटरल एलिमेंट है नहीं, तो मतलब रेसिप्रोसिटी को तो सेटिस्फाई करेगा ही ये सर्किट, दिस इज फॉर श्योर। तो इसमें कॉपी पेन उठाने की क्या जरूरत है, सीधे देख लीजिए। अब इसने क्या किया कि इस एक्साइटेशन को कहाँ पे लगा दिया, रिस्पॉन्स के प्लेस पे, और रिस्पॉन्स को कहाँ ले लिया, एक्साइटेशन की जगह पे। सेम वैल्यू देगा, अगर पहले 10 एम्पियर था इसका रिस्पॉन्स, तो आज भी दूसरे केस में भी 10 एम्पियर रहेगा, अगर हमारा ये सोर्स नहीं बदल रहा और बीच की सर्किट नहीं बदल रही है तो इट विल बी ऑल सेम। चाहे किसी भी ब्रांच में आप इसको लगा करके देख लीजिए, आंसर 10 एम्पियर ही आना है यार, नहीं चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, पढ़े ना रेसिप्रोसिटी, इसलिए इसी दिन के लिए तो पढ़े हैं कि सॉल्व ना करना पड़े इसको पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल एकदम मस्त से जल्दी से। 3 आइडेंटिकल कॉइल्स कनेक्टेड इन डेल्टा टू अ 415 वोल्ट 3 फेज supply take a total power of 50 kilowatt and the line currents of 70 ampere. Determine the total kVA taken by the coil. Determine the total kVA. S की वैल्यू आपसे पूछा, S इज इक्वल्स टू VI। ठीक, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 415 415, I कितना दिया हुआ है 70। क्या इससे बात बनेगी, 7 4 28, 28 29 के आसपास कुछ डेटा इससे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ आंसर में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है भाई। इससे मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 28 29 के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है, बट आंसर में तो ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 23.24 है, 50 पॉइंट समथिंग है। अब कैसे सॉल्व करें, क्या मिसिंग रह गया इसके अंदर, तो आप अगर ध्यान दिए होंगे तो एक चीज़ मिसिंग रह गया, क्या, हम जो पावर का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वो 3 फेज के लिए है, और फॉर्मूला जो लिखे हैं वो किसका है, ये तो बोलेंगे आप सर सिंगल फेज का फॉर्मूला लिखा है। ठीक, 3 फेज का फॉर्मूला बनाइए, इसे एकदम देखिए करेक्ट आएगा आंसर, √3 टाइम्स ऑफ VI कर दीजिए। ठीक, तो ये दिस इज फॉर सिंगल फेज, ये सिंगल फेज के लिए चलता है, दिस इज फॉर 3 फेज। ठीक है, अभी देखिए आपका आंसर आएगा √3 1.73 मल्टीप्लाइड विथ 415 इंटू 70, तो 7 4 28 और 28 मल्टीप्लाइड विथ 1 तो 1.5 से थोड़ा बड़ा, तो 28 का 1.5 गुना अगर मैं कर दूं, 20 20 40 8 8 16 46 के आसपास का कुछ डेटा है ना, और उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ी और बड़ी वैल्यू, तो 46 से थोड़ा ऊपर की वैल्यू आएगी, यानी कि 50 जो है अप्रॉक्सीमेटली मुझे राइट आंसर दिखाई देता है, क्योंकि इसके करीब का और कुछ है ही नहीं। मुझे इतना तो पता है कि भाई देखिए 7 4 28 किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपल सिंपल मैंने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन से मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, कोई कैलसी वैल्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो सब डेटा जो है ना एक दूसरे से काफी दूर दूर के डेटा है, आपको ये करना ही है, आराम से आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, डन। तो 7 4 28 हो गया, 28 28 का 1.5 गुना मैंने कर दिया, इससे मुझे डेटा मिल गया यहाँ का। ठीक है भाई, चलिए बढ़िया, बन जाएगा सभी से, क्वेश्चन को आने देते हैं। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, जितना हो सके एग्जामिनेशन में एकदम स्मार्ट अप्रोच लगाते जाएंगे, आपसे पूरा सवाल जो है वो बनता चला जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ फाइनली, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी।
चलिए भाई, ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बिना देरी किए अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा हुआ है, इफ अ करंट वेरीज पीरियोडिकली फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम बैक टू जीरो एंड देन रिपीट्स, तो वो सिग्नल किस टाइप का सिग्नल होगा? फिर से ध्यान से, करंट वेरी कर रही है पीरियोडिकली, कहां से? जीरो से मैक्सिमम पे तुरंत जा रही है, मैक्सिमम से उसके बाद वापस तुरंत जीरो पे आ रही है, और फिर ऐसे रिपीट चल रही है। मतलब ये सिग्नल किस तरीके का होगा? क्या लग रहा है, साइनोसॉइडल लग रहा है क्या? ये वाला गलत ऑप्शन है अगर ये लग रहा है तो। ये सही ऑप्शन नहीं है। देखिए आपको क्या दिया, पीरियोडिकली फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम पे पहुंच गए, ठीक है, और इस मैक्सिमम से तुरंत जीरो पे आ रही, और फिर यहां से फिर मैक्सिमम पे जाए, फिर जीरो पे आ रही, फिर मैक्सिमम पे जा रही, फिर जीरो पे। कहीं आपको बोला क्या कि नेगेटिव भी जा रही है करंट? करंट या हाँ करंट ही है ना, तो कहीं पे ये बोला क्या कि नेगेटिव भी जा रही है, फेज भी बदल रही है बीच में अपना? हाँ, कहीं पर ऐसा नहीं बोला ना कि नेगेटिव फेज में भी जा रही है क्वांटिटी। तो साइनोसॉइडल कैसे हो सकती है? डायरेक्ट का सवाल ही नहीं उठता, कांस्टेंट का सवाल ही नहीं उठता। अब रह गए थे बी और सी ऑप्शन। राइट आंसर इसमें से क्या होगा? इट इज अ पल्सेटिंग फॉर्म ऑफ करंट, इट इज अ पल्सेटिंग सिग्नल। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए बढ़िया है ना, कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर बन रहा है। ये वैसे पीडब्ल्यूएम का जो आप देख रहे हैं वेव, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की वेव है, इस क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो पल्सेस बन रहे हैं वो पल्स से आप समझ सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ वायर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड एंड द रेडियस रिमेन्स द सेम, रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द वायर विल बी। भाई हीट का डेवलपमेंट उस वायर के अंदर कितना होगा? रेजिस्टेंस में कुछ चेंज हो रहा है, इसकी जो लेंथ है वो डबल हो जा रही है वहां पे, उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी जो है उसका डबल हो जाएगा अगर हम ऐसा माने। ठीक है, रेडियस को सेम रखते हुए बोल रहा है, और वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट बोल रहा है। ठीक, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? क्या हीट भी दो गुना जनरेट हो जाएगी या हीट आधी जनरेट होगी? इसी दो में से एक राइट आंसर होगा इसका। ठीक, चलिए समझते हैं। हम लोग लिखते हैं हीट का इक्वेशन जूल्स लॉ के हिसाब से आई स्क्वायर आर टी। अगर आप ऐसे बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक दो छोटे छोटे से कंसेप्ट जो हैं वो आपको समझने की जरूरत है, अदरवाइज यहाँ मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इस फंडामेंटल को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं लेना है हमको। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, वोल्टेज आपको कांस्टेंट बोल रखा है, रेजिस्टेंस का रिलेशन हमको इस लेंथ से मिल गया पहले ही कि आर जो है प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो लेंथ अगर डबल हो गया तो आर भी डबल हो गया। उस हिसाब से आर अगर यहाँ डबल हो गया तो आप बोलोगे एच की वैल्यू सर डबल हो गई, आंसर अपना क्या हो जाना चाहिए? बी हो जाना चाहिए। लेकिन ये गलत आंसर है, डबल नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है समझिएगा। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, इसको अप्लाई कर रहे हैं दो एंड्स ऑफ द वायर पे। ठीक है, अब ये जो भी यहाँ पर एक वायर लगा होगा, ठीक है, और इसके लिए हम लोग यहाँ से एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आपके सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट का फ्लो क्या होगा वहां पर? करंट का फ्लो क्या होगा वहां पर? रिड्यूस हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन पे चलता है ना करंट जो है रेजिस्टेंस के साथ साथ। तो आप यहाँ पे फंडामेंटल क्या यूज करेंगे? आई की जगह पे आई इज इक्वल टू वी बाई आर, इस पूरे का कर लीजिए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद आर ऑफ टी। सो देयरफॉर वी विल गेट एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ऑफ टी। ठीक है, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो अब यहां पर देखिए v का स्क्वायर, जो भी आपका वोल्टेज था उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बचा। तो जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट का फ्लो कम होगा वहां पर। हमको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बोला, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, ये फिक्स है, ये उतना पोटेंशियल देगा ही देगा। तो इसके टर्म्स में हमको एक्सप्रेस करना होगा। तो इसके टर्म्स में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ आपके एक्सप्रेशन में क्या आएगा पता है? लेंथ यहाँ पे बोलता है डबल हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो रहा है, और रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हुआ तो एच हाफ हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हाफ। जो राइट आंसर है दिस इज हाफ। ऐसे सवाल डिस्कस करने वाले सवाल होते हैं क्योंकि इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आसान से दिखने वाले क्वेश्चन है, फॉर्मूला कब से पढ़ते आ रहे हैं, बट समझ में आता है कि ये नहीं, इसमें ये ज़्यादा सही तरीका। हालांकि डिराइव्ड उसी से है, बट कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है तो आपको उस एस्पेक्ट को लेकर के ऐसे सवाल को बनाना पड़ेगा। क्लियर है आप सभी को? आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फिर से यहाँ पर जो डेटा है ये डेसिमल वगैरह में दिख रहा है खूब सारा। लिखा हुआ है 230 वोल्ट 3 फेज का वोल्टेज है, इट इज अप्लाइड टू अ बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज लोड ऑफ फेज इंपेडेंस 15 प्लस J20 ohms। व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड पर फेज? डेसिमल में डेटा है, कैलसी अलाउड नहीं है, बिना कैलसी के ही बनाना है आपको। ठीक,
बना सकते हैं क्या? ट्राई करिए एक बार जल्दी से सभी लोग ट्राई करिए जल्दी से। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि लाइव क्लास नहीं चल रही है। चलिए ठीक है, मैं ही बना देता हूँ फिर। तो ठीक, 230 वोल्ट थ्री फेज वोल्टेज को हम अप्लाई कर रहे हैं। बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज लोड है। ठीक, चलो इसको भी ऑपरेशन थिएटर पर लेकर के चलते हैं, वहीं पर इसको बनाएंगे ज़रा। इस सवाल में भी आपको मैं दो तरीके बताने वाला हूँ, मस्त से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक कन्वेंशनल तरीका रहेगा और एक शॉर्टकट वाला तरीका रहेगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो करिएगा। चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा सवाल। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। चलिए भाई ठीक, तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हमको दिया हुआ है। डेल्टा कनेक्टेड मतलब क्या हो गया? वी एल इज इक्वल टू वी पी एच और आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ आई पी एच। ठीक, कन्वेंशनल तरीका, कन्वेंशनल मेथड। देखिए पता सब होना चाहिए आपको, आपको फुल लेंथ डिटेल्ड मेथड भी आना चाहिए और शॉर्टकट भी आना चाहिए। क्योंकि जब तक डिटेल्ड फॉर्म में सवाल नहीं बनाए होंगे आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा उसका कि लग क्या रहा है उसके पीछे कंसेप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको क्या बोल दिया यहाँ पे? 230 वोल्ट थ्री फेज का वोल्टेज, हमको पता है डेल्टा का केस है। डेल्टा के केस में वी एल इज इक्वल टू वी पी एच। ठीक है, तो मतलब वी एल भी यही है और वी पी एच भी यही है। ठीक है, थ्री फेज वोल्टेज अप्लाई टू अ बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज लोड ऑफ। अच्छा, लोड जो है हमारे पास जेड पी एच, उसकी वैल्यू कितनी दे रखा है? 15 प्लस जे 20 ओम्स। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर जेड पी एच। अब आपको बोलता है पावर कंज्यूम, लेकिन आखिरी में एक चीज को भूलिएगा मत, आपको पावर कंज्यूम पर फेज बोला है। यहां पर बहुत सारे लोग गलती करेंगे। ठीक है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसी पॉइंट से गलती हो जाएगी लास्ट में। कैसे निकालें पावर? तो भाई चलो पहले पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स वी एल आई एल कॉस फाइव। यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यही जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इट विल बी अंडर रूट थ्री टाइम्स, देखिए वी एल है हमारे पास, वी एल जो है वो 230 है, तो मल्टीप्लाइड विद 230। आई एल नहीं है, लेकिन आई एल कहाँ से आएगा? तो भाई आई एल निकालने के लिए आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ आई पी एच, ऐसा होता है। तो मतलब आई एल डायरेक्टली नहीं निकालूंगा मैं अभी, पहले आई पी एच निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंपीडेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इंपीडेंस को फेस से लाइन में लाने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक, सो देयरफॉर हमको सबसे पहले तो आई पी एच चाहिए। आई पी एच कैसे निकलेगा? इट विल बी वी पी एच बाई जेड पी एच। ओके भाई, अच्छा वी पी एच बताइए कितना है? वी पी एच भी 230 है और जेड पी एच कितना है इम्पीडेंस फेज का? तो इम्पीडेंस के लिए अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 15 225 हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया 400। ठीक, तो आई पी एच की वैल्यू मेरे पास आ गई 230 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 625। और 625 जो है रूट से इसको मैं बाहर निकालूंगा सॉरी, इसको रूट से मैं बाहर निकालूंगा, इट विल बी समवेयर अराउंड 25। ठीक, ये आई पी एच होगा। अब मैं इसको आई एल बना दूं, तो आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ 230 डिवाइडेड बाई 25। पुट कर दूंगा यहाँ पे, रूट थ्री टाइम्स ऑफ 230 डिवाइडेड बाई 25। ठीक, अच्छा, और मल्टीप्लाइड विथ कॉस फाइव। अच्छा, कॉस फाइव को और कुछ कर सकते हैं क्या फाइव निकालने के लिए? भाई कॉस फाइव का मतलब होता है आर बाई जेड। कॉस फाइव का मतलब होता है आर बाई जेड। आप लिख सकते हैं कि कॉस फाइव जो होता है सर, दिस इज आर बाई जेड। तो आर तो दिया हुआ है ना 15 डिवाइडेड बाई जेड, जेड कितना? 25। अच्छा बताइए जेड जो है वो सही निकला है कि गलत निकला है? यहाँ पे जेड की वैल्यू जो है, इज इट राइट और रॉन्ग? क्या 25 आएगा? जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अच्छा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 15/25। ओके, तो इधर भी लिख सकता हूँ 15/25, बात तो वही है, लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही है, जेड की वैल्यू सारी चीज़ें सही है। अब इस पूरे को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका पावर कैलकुलेट हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो पावर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ 230 इंटू 230 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 625। इसको सॉल्व करके जो आंसर आपका आएगा वही आंसर आपका फाइनल होगा। लेकिन इस आंसर को लाने से पहले
इसके पीछे की मेहनत देखिए, आपको इतना सारा अगर लिखना पड़ गया तो आपका तो बहुत सारा टाइम चला गया ना। ये लगभग 2 मिनट के, 1.5 से 2 मिनट का समय ले गया आपका। और फिर अब इसको सॉल्व करोगे तो जो बताओगे आप सॉल्व करके, उसमें अलग से थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक, चलिए पहले एक काम करते हैं, सॉल्व करके पहले तो राइट आंसर पे आ जाते हैं, पहले करेक्ट आंसर लेकर के आ जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। अब इसको सॉल्व करके जो बच्चा आंसर बताएगा वो आंसर गलत बताएगा। मैं अभी कैलसी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, एक एक्यूरेट फॉर्म में आपको कन्वेंशनल से पहले आंसर बताता हूँ। फिर देखिए, तो ये डिवाइडेड बाई 625 मैंने लिख दिया, मेरे पास आंसर आ गया 3808। पावर की वैल्यू क्या आ गई, 3808.8। ओके, ठीक। ये आंसर आपको दिखेगा ही नहीं ऑप्शन में कहीं पे, इसका मतलब ऑप्शन गलत है? नहीं। आपको देखिए, सबसे पहले एक चीज पे ध्यान ये देना था कि आपको पर फेस पूछा था। मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर इस पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे तो आखिरी में गलती हो जाएगी। आपने जो पावर निकाला वो 3 फेस का पावर है। आपको जब वो पर फेस का पावर बोला तो आपको इस 3 को एलिमिनेट कर देना था वहां पर। ये देखिए, ये वाला जो 3 है ये हट जाएगा पहले। तो मतलब आपका जो सोल्यूशन रहा होगा जिस पे आप लोगों ने सॉल्व किया, उस पर से इस 3 को आप सबसे पहले तो रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब जरा इसको आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो पावर की वैल्यू देखिए, मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व किया है 1269.6, और ये डेटा बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर है। तो एक की पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जब जब पर फेस पावर बोले, इसकी जरूरत नहीं है आपको ऐसे 3 नहीं पुट करना है। ठीक है, जब भी पर फेस पावर बोलेगा ये चीज करना है। अच्छा, इसी से डिराइव्ड एक छोटा इक्वेशन, एक छोटा तरीका आपको मैं बता दूं। अब ये तो चलो लंबा चौड़ा तरीका, इसलिए मैंने बताया कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि जो मैं लिख रहा हूं उसमें 3 अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसमें ये √625 से 25 बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ये सब आपको समझ में आ गया ना। चलिए, अब इसका छोटा तरीका एग्जामिनेशन में क्या करना है, एग्जाम में कैसे निकालेंगे आप जब जब ऐसा कोई केस देगा। तो इसका शॉर्ट मेथड देखिए, अब बिल्कुल सिंपल है, इसी से डिराइव्ड है, कहीं और से नहीं आया है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, अरे बिल्कुल डायरेक्ट सा, यही फॉर्मूले को बना के लिखिए, देखिए कैसे बनेगा। आप इसमें लिखेंगे यहां से पावर इज इक्वल टू पावर पी इज इक्वल टू, देखिए यहां से आपने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जब 3 फेस के लिए निकाल रहे थे तो आपने क्या लिखा, 3 टाइम्स ऑफ वी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, है ना, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा। क्या क्या किया मैंने, देखिए इट इज 3 टाइम्स ऑफ वी एल का स्क्वायर बाय मॉड ऑफ जेड कॉस फाइव। कंप्लीट आपका क्वेश्चन लिखने में। अब आप देख लीजिए कि कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है। अब क्या होगा कि कोई आपको ऐसा जब ट्रिक बताता है तो वो डायरेक्ट ट्रिक बताता है, लेकिन मैं आपको इसीलिए ये बोलता हूँ कि पहले आप कन्वेंशनल तरीका देख लीजिए, जिससे कि आपको इस ट्रिक का कंसेप्ट समझ, फिर इस ट्रिक में कोई दम नहीं लगेगा, आपको पता पता रहेगा कि हाँ ये ट्रिक तो सर मैं भी बना लेता। इतना ईजी आपको लगेगा, क्योंकि आपने अब इसका पूरा डिटेल्ड में कंसेप्ट देखा हुआ है, अब आपको पता है कि कैसे बनाना है। और ये सेम चीज़ किसी भी क्वेश्चन पर लागू हो सकता है, ऐसे वाले चाहे आप बना करके देखिएगा। चलिए इससे बनाते हैं। ये किसके लिए, दिस इज फॉर 3 फेस पावर। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, अगर आपको क्वेश्चन में बोला पर फेस पावर फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 3 हटा दीजिए इसमें। अब आप लिखिए P इज इक्वल्स टू वी एल का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ जेड कॉस फाइव। ठीक, तो आपका इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे बनेगा, वी एल यानी 230 इंटू 230 डिवाइडेड बाई 230 ही था ना, हाँ, डिवाइड बाई मॉड ऑफ जेड 625 इंटू कॉस फाइव यानी आर बाई जेड यानी 15/625। ऐसा होगा क्या, नहीं भाई, z की वैल्यू 25 है ना दोस्त, z की वैल्यू 25 है, ऐसा। अब ठीक है, कर दीजिए इसको सॉल्व, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, कर दीजिए इसको कैंसिल, और इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 4 जा 20, 23 30, 5 6 जा 30, ये 5 कट गया यहाँ से, इधर सॉल्व कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 46 जा। अब 46 इंटू 46 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पर है, इतने को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 4 जा 16, ये लगभग 1600 से बड़ी वैल्यू आपको देगा, 45 45 जो हो गया उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1600 16 इंटू 3 815। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 118 के समथिंग आ रही थी, बट उससे बड़ी वैल्यू आएगी, 11
1800, 1108 के आसपास है ना। चलिए, तो मतलब मेरी वैल्यू जो है वो कैसी आनी चाहिए इस पर, इस पर ये क्वेश्चन जो है सेम है ना। ठीक है, हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन। तो इस पर अब अपनी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, आप अगर सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 1269.6 वॉट्स। 1269.6, आपके पास दो आंसर है जो एकदम करीब के थे, 1265.5, 1269.6। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, दोनों ही सोल्यूशन से चेक कर लीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर यही आएगा। देखिए आपके पास यहाँ से पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास देखिए 46 × 46 × 3 डिवाइडेड बाई 5, तो सॉल्व करिए, आपका आंसर जो है एग्जैक्ट आएगा। दोनों ही तरीके से सॉल्व कर लीजिए। चलिए, इससे भी मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं एकदम एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए जाऊँ, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, तो मैं ऐसा लिखूंगा। देखिए, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, 1269.6 एकदम डिट्टो एग्जैक्ट आएगा। बट हमको पेपर में ऐसे एग्जैक्ट पर नहीं जाना है, 1269.6 इतने का पावर। ठीक है, लेकिन कैलसी तो नहीं यूज़ कर सकते ना वहाँ पे, तो आपको ये चीज़ अप्रोक्सीमेशन से लेकर के आना है। इसीलिए मैंने 4 4 16 करके फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 से फिर यहाँ से डिवाइड किया, तब जाके मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक, चलिए, ये अपना राइट आंसर है। तरीके दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, सेम है। बस आप देखिए कि एक मेथड आपको इतने से स्टेप्स के अंदर आंसर दिलवा देगा। देखिए, ये यहाँ से आपने शुरू किया, इतने मेथड में आपका आंसर आ गया, और दूसरे मेथड से आपने ऐसे फुल लेंथ ऐसे सॉल्व किया और तब जाके आपका आंसर आया। ठीक, कंसेप्ट आपको अपने को पता होना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी किए। क्लियर ये वाला सवाल सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सब बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखा हुआ है वोल्टेज सोर्स हैविंग सम इंटरनल रेजिस्टेंस डिलीवर्स अ 2 एम्पियर करंट व्हेन अ 5 ओम लोड इज कनेक्टेड टू इट। ठीक है, व्हेन द लोड इज 10 ohms देन द करंट बिकम्स 1.6 एम्पियर। अच्छा, कैलकुलेट द पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी फॉर अ 15 ओम का लोड। सर्किट ड्रॉ करेंगे, क्लियर हो जाएगा तुरंत कि क्या बोल रहा है। देखिए, पहला केस हमको बोलता है, 3 केस में सवाल पूछा है, 3 अलग अलग पार्ट्स में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, अब तीनों पार्ट्स को जरा देख लेते हैं। तो आपको बोलता है व्हेन द वोल्टेज सोर्स हैविंग सम इंटरनल रेजिस्टेंस डिलीवर्स 2 एम्पियर करंट, और पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी पूछा है। तो मैं फर्स्ट केस में ऐसा दिखाता हूं, वोल्टेज सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है नहीं पता, डिलीवर्स 2 एम्पियर करंट व्हेन 5 ओम का लोड है, तो मतलब यहां आरएल की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास आरटीएच अननोन है, और वोल्टेज की वैल्यू वीटीएच। ये पहला केस है। इस केस में बोलता है कि अब करंट जो जा रही है वो 2 एम्पियर की जा रही है। ठीक है ना, ये कंडीशन समझ आ गया मुझको। अब बोलता है कि अब इसी सेम कंडीशन पर अगर आरएल की वैल्यू को बदल दिया जाए, अब आरएल की वैल्यू को अगर हम लोग चेंज कर दें इन दिस सेम केस, तो कुछ और होने वाला है। क्या होने वाला है भाई, देखिएगा। अब बोलता है कि अगर मैं आरएल की वैल्यू को चेंज करके 5 ओम की जगह अगर इसको 10 ओम बना दूं, यानी डबल कर दूं, तो करंट की वैल्यू कम होके कितनी हो गई, 1.6 एम्पियर। ओके, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1.6 एम्पियर, इसी वीटीएच आरटीएच के लिए। आखिरी केस आपको बोलता है कि अब बताओ कि पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी 15 ओम के लोड के लिए कितना होगा, कि अगर यही सेम सर्किट, यही वीटीएच रहेगा, आरटीएच तो सेम होगा, सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा। लोड रेजिस्टेंस के लिए बोलता है कि अगर ये 15 ओम का हो गया, तो बताओ कि पावर ट्रांसफर होने की एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, मतलब वही मैक्स पीटी वाला जो बेसिक कंडीशन होता है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे तो देखिए इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का अगर कोई केस लिख दें यहाँ पे, तो उसका आंसर आ जाएगा कि भाई 50% होता है सर। हाँ, यही राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर। बट मैं आपको इसका लॉजिक के साथ, पूरा कंसेप्ट के साथ बताऊंगा कि क्या चीज़ है, क्यों ये राइट आंसर हुआ। अगर डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता, मैनिपुलेटेड हो जाता, तो ये आंसर नहीं आता आपका। ठीक है, तो इसलिए अभी चलो ठीक है, बाय हुक ये सही हो जाएगा कि चलो ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी वाले में भी हम पढ़ते हैं ये 50%, यहाँ टिक कर दिए तो राइट हो गया वो। लेकिन तरीका क्या है इसका समझ लीजिए एक बार। तो फर्स्ट केस को अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो मुझे क्या दिखता है भाई, मुझे दिखेगा यहाँ से यहाँ तक का टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू इधर का वोल्टेज, इधर का वोल्टेज। ठीक, मतलब मैं लिख सकता हूँ वी टी एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर टी एच प्लस 2 × 5 10। जेन्युइन है ये वाला केस।
सेकंड केस में देखिए क्या हो रहा है, यहां हो रहा है VTH बराबर 1.6 टाइम्स ऑफ RTH प्लस 1.6 इंटू 10 16। चलिए सॉल्व कर दीजिए दोनों को, सिंप्लीफाई कर दीजिए दोनों को। ठीक है, तो यहां से VTH कैंसिल आउट हो गया, माइनस कर रहा हूं मैं पूरे को, तो इधर से कितना बचा -6, इधर से कितना बचा 0.4 RTH। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। VTH खत्म हो गया पूरी तरह से, तो 6 उधर जाके प्लस में हो गया और RTH मेरे पास आ गया कितना 6/0.4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 ओम आएगा, आएगा ना। और जैसे ये 15 ओम आएगा आप तुरंत इसको उठा के इस आखिरी वाले केस पर रख दीजिए। अब जैसे ही आपको दिखा RTH भी 15 है, RL भी 15 है, अपने आप मैक्स पीटी का कंडीशन हो गया। जितना भी पावर ये बना के भेज रहा होगा वो पावर 2 हाफ पोर्शन में बट जाएगी। और सिंपल सा थिंग है कि हमको पता है कि RL बराबर RTH है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो है वो 50% ही हो सकती है इस लोड तक। यही पूछा है हमको कि कैलकुलेट द पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी फॉर 15 ओम का लोड। 50% है, राइट आंसर है। लेकिन अगर ये डेटा 15 के अलावा कुछ और आता तब आपको स्टैंडर्ड तरीके से पावर भी कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन बना देता है इसको। ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को। तो 50% इसलिए नहीं टिक किए क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन पूछ रहा था, 50% इसलिए टिक किए क्योंकि इसके डेटा के हिसाब से RTH उतना आ रहा है RL के बराबर, इसीलिए ऐसा टिक किए। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन कंप्राइजेज ऑफ 6 सर्किट्स विथ इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 मेगा ओम्स, 8 मेगा ओम, 200 मेगा ओम, 200 मेगा ओम, 200 मेगा ओम, 200 मेगा ओम। ठीक है, क्या बात है। व्हाट इज द टोटल इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्टॉलेशन। दो आंसर बन सकता है इसके अंदर, एक गलत वाला एक सही वाला। ठीक है, दोनों एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। कैसे मैं बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का केस दिया हुआ है, 6 अलग अलग सर्किट है और इंडिविजुअल इंसुलेशन है। तो अगर आप थोड़ा सा आंखें बंद करके विजुलाइज करें तो आपको दिख जाएगा कि वो 6 सर्किट का सब इंसुलेशन रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा केस एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। आप इसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/2.5 प्लस 1/8 प्लस 1/200, 1/200, 1/200, 1/200। सीधे दिखता है आपको ये। आर की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। भाई 200 के 4 हैं अलग अलग, कितने 1 2 3 4, 4 है ना, तो 200 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। तो पहले तो आपको इतना यहाँ तक का रेजिस्टेंस तो वैसे ही मिल गया। ठीक है, 4 5 20, 0 50 आ गया। अब 50, 8 और 1/2.5 को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका आर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आपके आर की वैल्यू जो है वो यहाँ से आ जाएगी। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक रेजिस्टेंस 50 का है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 2.5 का है और तीसरा रेजिस्टेंस 8 का है। लॉजिकली मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको पूरा सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तीनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो बताइए इनका नेट रिजल्टेंट किस आसपास हो सकता है। तो आंसर आप सिंपली ये बोलोगे कि सर इसमें से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है इससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। फिर मेगा ओम में, ऑब्वियसली मेगा ओम में सब डेटा है, तो इससे छोटी वैल्यू ही आएगी पैरेलल करके। तो मतलब 2.5 मेगा ओम से तो छोटी आनी चाहिए ना। ऑप्शन देखते हैं जरा क्या क्या था। हाँ जी, दूसरा तरीका मैं आपको एक और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करने का। तो सही सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया, गलत सॉल्व करने का ये हो जाता है कि अगर आप इस इंसुलेशन रेजिस्टेंसेस को विजुलाइज नहीं कर पाते और आपको ये सब के सब सीरीज में लगते तो भी आपका आंसर यहाँ मैच हो जाएगा किसी के साथ। देखिए कैसे, 2 4 जा 8, 800 आ गया यहीं तक, यहाँ तक 800 आ गया। ठीक है, और 10 और 2 8 और 2 10, 10.5 इधर है, तो 810.5 का एक आंसर देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको। तो कोई बच्चा अगर गलती से सीरीज सॉल्व कर दिया होगा वो बी ऑप्शन टिक कर देगा, बट सीरीज है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 2.5 से छोटी वैल्यू आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक, 2.5 से स्लाइटली छोटी वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है, देखिए 5 तो हो नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू हो जाएगा, 0.0000123 नहीं है। तो अप्रोक्सीमेशन से मुझे ये वाला आंसर दिखता है, बिना सॉल्व किए बताऊंगा मैं, ये चीज़ सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मुझे इतना दिख रहा है कि 2.5 से स्लाइटली नीचे की वैल्यू जो है वो दिखेगी और इसके नीचे की वैल्यू यही है। बन जाएगा आप सभी से, अप्रोक्सीमेशन से बनाइए एकदम मस्त, बस आपको इसको विजुलाइज सही से करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
14th क्वेश्चन लिखा हुआ, द ट्रांसफर एडमिटेंस इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स। ट्रांसफर एडमिटेंस या ट्रांसफर ऑफ एडमिटेंस जो है वो इनमें से कौन से थ्योरम से वेरीफाई होता है। देखिए थ्योरम्स के अंदर से कभी कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है, ऐसा अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन बनता है, बट इसमें घबराने की बात नहीं है। आपने अगर सारा थ्योरम पढ़ा हुआ है ना, जैसा कि मैं बोल ही रहा था अभी, बनेगा आपसे। कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना बने। ऑल थ्योरम्स, अगर बस सारे थ्योरम पढ़िए, कुछ छोड़ के मत जाइएगा एग्जाम में। थेवेनिन्स एडमिटेंस का ट्रांसफर नहीं करता है ये। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पावर के ट्रांसफर पे डील करता है। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम हमको बताता है कि इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूशन किस चीज से कर सकते हैं, करंट या वोल्टेज के फॉर्म में अगर रजिस्टर है तो वहां का इक्विवेलेंट करंट सब्स्टिट्यूशन, इक्विवेलेंट वोल्टेज सब्स्टिट्यूशन क्या रख सकते हैं हम लोग इसकी जगह पे, वो बताते हैं। लेकिन रेसिप्रोसिटी क्या बताता है? आप बोलेंगे सर अभी जस्ट तो रेसिप्रोसिटी देखे थे, देखो घूम फिर के फिर से रेसिप्रोसिटी पे बात आ गई। रेसिप्रोसिटी थ्योरम में आप क्या करते हैं, आप यहाँ से एक्साइटेशन लेते हैं। भाई एक्साइटेशन किस फॉर्म में रहता है, ईएमएफ या वोल्टेज के फॉर्म में रहता है। अच्छा, और इस एक्साइटेशन के बदले में आप देखते हैं रिस्पॉन्स, सर्किट का रिस्पॉन्स किस फॉर्म में रहता है, करंट के फॉर्म में रहता है। तो आप बोलते हैं कि रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स, रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स विल रिमेन सेम इवन व्हेन देयर पोजीशंस आर इंटरचेंज्ड, कि तब भी सेम रहेगा जब इनकी पोजीशंस को हम बदल दें, इंटरचेंज कर दें एक दूसरे से। तो अगले केस में भी वी बाई आई। अच्छा, वी बाई आई क्या होता है, दिस इज जेड। वी बाई आई क्या होता है, दिस इज जेड। ट्रांसफर ऑफ जेड, ट्रांसफर ऑफ इंपिडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी का रेशियो में उल्टा ले लूं तो क्या हो जाएगा, मतलब मैं रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का रेशियो अगर लगा दूं तो क्या मिलेगा हमको। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे उल्टा लिख देता हूं, मैं लिखता हूं रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन। रेस्पॉन्स क्या है मेरे पास, करंट। एक्साइटेशन क्या है मेरे पास, वोल्टेज। आई बाई वी दैट इज इक्वल टू वाई, 1/z दैट इज इक्वल टू वाई, एडमिटेंस। तो इसी की बात कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ एडमिटेंस जो है वो किस में ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज इट्स राइट आंसर। समझ गए आप। वैसे आप चाहते तो रॉन्ग ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके अपने आप इस तक पहुंच सकते थे, बट हमको तो ये पढ़ा हुआ है डायरेक्टली, तो सीधे सीधे दिखता है कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है ना, आसान सा मस्त सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनना है। कंसिडर एन एसी सोर्स कनेक्टेड टू अ प्योर इंडक्टेंस अलोन। क्या चीज है, प्योर इंडक्टेंस अलोन। अच्छा, where Vm and Im are the maximum voltages and currents of the source respectively, what is the maximum value of instantaneous power in the circuit। अच्छा, ऑप्शन मैंने आपको अभी दिखाया नहीं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चाहें तो बता सकते हैं। मैं जल्दी से लिख करके बताता हूँ यहाँ पर। तो प्योर इंडक्टेंस अलोन लगा हुआ है एसी सर्किट में, एकदम बेसिक वाला केस है जो हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं एसी सर्किट के एनालिसिस करने के समय। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव लोड लगा हुआ है। भाई हमारा वोल्टेज क्या निकल के आता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग रेफरेंस लेके चलते हैं, और इसके बेसिस पे करंट हम लोग क्या निकालते हैं, Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि -90 डिग्री, ऐसा लिखते हैं। इसका पूरा छोटा सा डेरिवेशन करते हैं हम लोग पावर का। वैसे अगर आपको उसका एंड रिजल्ट याद होगा तो ईजी हो जाएगा, बहुत आसानी से आप बता लोगे। 12th वगैरह से हम लोग देखते आ रहे हैं सबको, है ना, तो ये पता चल जाएगा। फिर भी चलिए एक बार को इसको मैं फिर से बता देता हूँ। तो पावर अगर आप लिख भी रहे हैं तो वी आई के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। वी हो जाएगा आपका वी एम साइन ओमेगा टी, और आई हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी -90 डिग्री, इस फॉर्म में, ठीक। अब इसको वापस से कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दिस विल बिकम वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, माइनस साइन को बाहर निकाल दो आप, तो पावर हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 करूंगा मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा वी एम आई एम बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और इससे फाइनली मेरे पास बचेगा पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। अब देखिए मुझे इसमें से क्या बोला, इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है, और एट द एंड ये जीरो हो जाएगा पूरा। जब मैं इसका पूरा एवरेज के फॉर्म में लूंगा तो ये वैल्यू मेरी पूरी जीरो हो जाएगी, जिससे कि पूरा नेट पावर ही जीरो हो जाएगा, एक्टिव पावर। लेकिन मुझे वो नहीं पूछा, इसने मुझे बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। अगर मैं इसके फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट को हटा दूं तो जो रह जाएगा वही मैक्सिमम वैल्यू है, जो रह जाएगा रिमेनिंग, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन द सर्किट। मैक्सिमम पूछा, ध्यान रखिएगा, ये पोर्शन मुझे दिखेगा इसके अंदर। ऑप्शन देखें कुछ है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। तो बहुत ही सोच समझ के ऐसे वाले क्वेश्चंस का आंसर करना है। आपके माइंड में पहला आंसर आ रहा होगा जीरो, सर इसका आंसर तो जीरो हो जाएगा।
बट क्वेश्चन में यही इसी पॉइंट पर ट्रिक किया आपसे कि आपको बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर बताइए। देखिए तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या दिख रहा है हमको, इस सवाल का सही आंसर मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला बी ऑप्शन, VmIm divided by 2. This is the maximum value of instantaneous power for a purely inductive load. At the end ओवरऑल जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एवरेज के फॉर्म में तो जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा पी जीरो आ जाएगा, इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भैया, तो अब यहाँ से आता है फेवरेट सवाल हम सबका, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन का। चलिए मजा आएगा। यूडब्ल्यूटी का क्वेश्चन लिखा हुआ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन द कॉइल ऑफ एन इंफ्रारेड लैंप इज मेड अप ऑफ। इंफ्रारेड लैंप जो होती है इसका कॉइल किस मटेरियल से बना होता है? तो आईआर लैंप जो होती है वो बेसिकली हमारी जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होती है, अच्छा चलो मैंने आंसर ही बता दिया इसके अंदर, जो बेसिक फिलामेंट लैंप होती है वही आईआर एमिशन करती है। ठीक है, वही आईआर एमिशन करती है। नाइक्रोम का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग? देखिए नाइक्रोम तब इस्तेमाल होता है जब हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। यहाँ पर तो लैंप की रिक्वायरमेंट है ना, मतलब ल्यूमिनस आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है नहीं ज्यादा, तो नाइक्रोम नहीं यूज होगा इसके अंदर, नाइक्रोम गलत हो गया। और कॉपर का तो सवाल ही नहीं उठता, तो एक ही बच गया बाय डिफॉल्ट की टंगस्टन। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो यही है। देखिए नाइक्रोम का कंडक्टर आपका टंगस्टन जो फिलामेंट में हम लोग यूज करते हैं बल्ब्स वगैरह के, और ये आपका कॉपर कंडक्टर हो गया इधर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टंगस्टन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए। हाँ ये देखिए ये वाला लैम्प जो है इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था, ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द लीनियर एक्सेलरेशन इज where W is the weight of the train and alpha is the acceleration in kmph/ps. ओके, आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें से आपको बताना है कि ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, अगर W ट्रेन की वेट है, ध्यान रखिएगा ये वेट स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा वेट है, और अल्फा आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड्स के फॉर्म में, तो ये भी एक दूसरी दिक्कत है। यहाँ दो टाइप की चीजें जो है जिसमें से आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, ऑप्शन जो दिए हुए बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। कोई भी बच्चा अगर ट्रैक्टिव एफर्ट का पूरा डेरिवेशन किया होगा, हम लोग किए हुए थे कुछ समय पहले कि ट्रैक्टिव एफर्ट का पूरा डेरिवेशन मैंने आप लोग को बताया था, अगर आपकी कॉपी में अभी भी लिखा हुआ है तो उस डेरिवेशन को आप देख लीजिएगा, आपने वहां पर लिखा होगा एफ ऑफ टी, ट्रैक्टिव एफर्ट जो होता है किसी ट्रेन के लिए वो तीन फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। द ट्रेन हैज टू ओवरकम थ्री फोर्सेस, ट्रेन को तीन फोर्स ओवरकम करना पड़ता है। पहला, फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फर्स्ट एफ ऑफ ए से जिसको डिनोट करते हैं। दूसरा जो होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ग्रेविटी, उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम करना है या उसके सपोर्ट में, तो एफ ऑफ जी। और तीसरा जो होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ट्रेन रेजिस्टेंस, कि ट्रेन को अपनी खुद की रेजिस्टेंस से भी लड़ना पड़ता है, मतलब सामने से जो हवा जो चल रही है, जो हवा आ रही है उसके चलने से वो उसको अपोज कर रही है, तो एयर एंड विंड रेजिस्टेंस, अंदर जो उसके गियर्स का मूवमेंट हो रहा है उनकी फ्रिक्शन, ये सारा कुछ ट्रेन रेजिस्टेंस के अंदर में आता है। इस पूरे की बात नहीं कर रहा है, आपसे बोल रहा है कि केवल इसका बताओ। तो अगर आपने कॉपी में एक्सप्रेशन लिखा है, डेरिवेशन लिखा है, तो आप बिना कोई सॉल्व किए, बिना कॉपी पेन टच किए आप सीधे आंसर लिख देंगे। यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा क्योंकि इसके डेरिवेशन में भी वही आंसर आता है, ये सीधे सीधे उसके डेरिवेशन से ही पूछा हुआ सवाल है। ये देखिए इसका आंसर सीधे यहाँ से दिख रहा है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर हो सकता है कि दिमाग से डेरिवेशन हट जाए, माइंड से हट गया डेरिवेशन, नहीं ध्यान में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा, तब कैसे बनाएंगे इसको? तो चलिए आपको शॉर्ट में इसका मैं छोटा सा डेरिवेशन वाला फॉर्म बता देता हूँ कि ये आता कहाँ से, कैसे हम लोग पहुंचते हैं इस वैल्यू तक। तो यहाँ पे हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक भाई, जब एक्सेलरेशन की बात होगी तो वेट कौन सा होगा, ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। ठीक, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। अंदर डब्ल्यू लिखा हुआ था, ट्रैक्शन वाले सिस्टम में ट्रेन के अंदर आप तीन टाइप का वेट पढ़ते हैं, उस तीन में से कौन सा वाला वेट है वो आपको बताना है। इसमें सही आंसर क्या होगा? एफ ऑफ ए में जो हम लोग वेट लिखते हैं, एफ ऑफ ए में अभी मैं डिराइव करके आपको दिखाऊंगा, वो जो वेट आएगा उसके बारे में आपको बताना है। ठीक, चलिए इसका मैं डेरिवेशन बताता हूं आपको। फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर और एंगुलर
एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड के फॉर्म में हम लोग देते हैं, यहाँ पर आवर के फॉर्म में भी था, किलोमीटर वाले फॉर्म में। ठीक, तो भाई हमको पता है यहाँ से इस पोर्शन के अंदर हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्म हम लोग लिखते हैं। ट्रेन की वेट की हम लोग क्या कौन सी बात कर रहे हैं भाई, वो वाला वेट जिसमें ट्रेन कोई मूवमेंट में नहीं है, ट्रेन अपनी जगह पे स्टेशनरी खड़ी है, दैट इज गिवन एज डब्ल्यू। ठीक है, उस फॉर्म में मैं इसका एक्सप्रेशन करूंगा तो डब्ल्यू किस में है, टन्स में है। और मुझे अगर इसका एक्सप्रेशन किलोग्राम्स वाले फॉर्म में देना है तो मैं लिखूंगा 1000 इंटू डब्ल्यू, लिख सकता हूं मैं ऐसा, W इंटू 1000 के फॉर्म में मैं इसका एक्सप्रेशन बता रहा हूं। अब मुझे इसका एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्म है उसको एक्सप्रेस करना है, एक्सेलरेशन यहाँ। ठीक, इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, तो भाई एक्सेलरेशन जो होगा ये होगा मेरे पास किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड के फॉर्म में। ठीक, किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड के फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये हो सकता है अल्फा इंटू 1000 अपॉन सेकेंड है ना, तो 3600 लिख सकता हूं मैं ऐसा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा 60 इंटू 60। हाँ ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। और 1000 अपॉन 3600 जरा डिवाइड करके आप बताइएगा कितना डेटा आ रहा होगा, 1000 अपॉन 3600, ये आप डिवाइड कर लीजिए। जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि डेरिवेशन मैंने कई बार करा दिया है, तो 0.2778 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड्स के फॉर्म में ये डेटा आपको दिखेगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंटायर वैल्यू ऑफ अल्फा इस फॉर्म में। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वेट के साथ, क्योंकि आप तो फोर्स फाइंड करें ना, एफ ऑफ ए जो है दैट इज व्हाट, एफ ऑफ ए इज दिस डब्ल्यू मल्टीप्लाइड, यानी कि मास मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू डब्ल्यू इंटू 0.2778, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 277.8 इंटू डब्ल्यू। अच्छा, इसके साथ अल्फा भी है जो मैं लिखना भूल गया, सॉरी, दिस इज अल्फा 0.2778, तो इसके साथ साथ यहाँ से अल्फा जो है वो बच जाएगा। और फोर्स है तो ऑब्वियसली न्यूटन्स में आएगी डेटा। न्यूटन्स के अलावा और क्या लिख सकते हो आप इसको, न्यूटन्स के अलावा और कोई फॉर्म, या फिर इसको लिख सकते हैं केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा डिटेल में अगर आप पढ़े हुए ना तो आपसे क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता कि आप सवाल गलत करके आ जाए वहाँ पे। हाँ, सोचने में आपको समय लग सकता है थोड़ा सा, बस वो टाइम वाला इशू रहेगा, गलती होने वाला इशू नहीं रहेगा एग्जाम में, लेकिन उसके लिए डिटेल में पढ़ना होता है पहले। शुरुआत में एक बार मेहनत कर लो, अच्छा नोट्स बना लो आप बढ़िया से, थोड़ा एफर्ट लगेगा, थोड़ा वीडियो को स्लो करके चला के देखना पड़ेगा, धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, लेकिन ये वन टाइम एफर्ट है। उसके बाद जितने एग्जाम आएंगे, अभी देखो अगला वाला एसएससी फिर से आने वाला है, 2024 का एसएससी भी करीब ही है, मई जून में पेपर करा देगा, तो बार बार नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा आपको, अपग्रेड करना है बस। नए टाइप का कोई क्वेश्चन दिखा, अपग्रेड कर लिया अपने नोट्स को, बस और कुछ नहीं। तो आपसे सब बनना है। तो अगर आपकी कॉपी में ये डेटा है, अगर आपने पढ़ा हुआ है इसको पहले से, तो इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो अभी अगर देख रहे हैं इसका डेरिवेशन, तो फिर आप देखिएगा कि ये डेटा यही आता है हर केस में। और अल्टीमेटली यहाँ पर भी वही पूछा हमसे। अब देखिए इस डेटा से मैच करिए, 277.8 डब्ल्यू अल्फा न्यूटन। ठीक, कभी कभी यूनिट के फॉर्म में पूछ लेता है। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ठीक है, यहाँ तक चलो हम लोगों ने इसको बता लिया, अब यहाँ तक के बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एट द एंड डब्ल्यू नहीं रहता है, ये चेंज होता है। तो डब्ल्यू में क्या डब्ल्यू हो जाता है, ये वेट जो है, ये डब्ल्यू कौन सा वेट हो जाता है जब हम ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो विच वेट इज कंसिडर्ड इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कौन सा वेट कंसिडर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, डेड वेट कंसिडर होता है, एक्सेलरेटिंग वेट कंसिडर होता है, या तीसरा वाला जो वेट है वो कंसिडर होता है। ठीक है, ये सोच करके आप बताइएगा। देखते हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, मुझे बस देखना है कि कितने लोगों को इस चीज का ध्यान है। ठीक, तो सिर्फ डब्ल्यू देख करके कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। ठीक है, ये देखिए ट्रेन के ऊपर लगने वाला इस तरीके का वेट। अब अगला सवाल यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, मेट्रो ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ सर्विसेज के बारे में सवाल है, और भी खूब सारी ट्रेनें आ रही हैं। अच्छा,
बहुत बढ़िया भाई, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस भी आ रही है क्या? और उधर से किसी की ट्रैम जो है वो भी आ रही है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रेलवे ट्रैक्शन सर्विसेज हैव अ डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप्स एवरेजेस फ्रॉम 3 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर फ्रॉम द टर्मिनस। फिर से समझते हैं सवाल को। आपको बोला कौन सी कैटेगरी का रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम होता है जिसमें कि डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप्स, दो स्टॉप के बीच की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच में रहती है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर फ्रॉम द टर्मिनल। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए वाला डेटा दिया है। उसके टर्मिनल्स जो जहां से वो ट्रेन शुरू हुई वहां से भले 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस हो टोटल, लेकिन जो उसके दो स्टॉप्स के बीच की दूरी है यही मेन डेटा है, ये वाला। आप हमेशा फोकस इस डेटा पे करिएगा, ठीक है? टर्मिनस से जो दूरी है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको इस डिस्टेंस से देखना है कि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के बीच की दूरी कितनी होती है। क्या क्लासिफिकेशन था इसका? इसका क्लासिफिकेशन सिंपल सा था कि अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा होता है तो मेन लाइन, ठीक। 1 से 10 किलोमीटर के बीच, 1 से 10 किलोमीटर के बीच सब अर्बन, और लेस देन 1 अर्बन। बस इतना ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये ध्यान है तो मेन लाइन सर्विस ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, 10 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस अगर होगा इनके दो स्टॉप्स के बीच तब मेन लाइन बोलोगे आप। ये वाला कौन सा एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ अर्बन सर्विस। ये ट्रैम, ट्रॉली कार्स, ये सब अर्बन सर्विस का एग्जांपल है। लेस देन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप्स, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, हाँ ये आ गई मेट्रो ट्रेन। ये किसका एग्जांपल है? सब अर्बन सर्विस का एग्जांपल है। डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप्स 1 to 10 किलोमीटर के बीच, लेस देन 10 किलोमीटर होगा, इनफैक्ट मोर देन 1, ठीक है? तो ये चीज, तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर, ट्रेन देख करके याद रखना है हमको इसको अच्छे से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आ चुका है। लिखा हुआ है व्हाट आर द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल एंड लार्ज सबस्टेशंस रेस्पेक्टिवली। स्मॉल और लार्ज सबस्टेशंस के लिए ये वैल्यूज जो है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस कितनी होती है? एस्टिमेशन कॉस्टिंग में पढ़ते हैं हम लोग ये वाला सवाल, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले लिखते हैं लार्ज सबस्टेशन कितना होना चाहिए, इसके लिए परमिसिबल वैल्यू कितनी है? 0.5 ओम से, क्या सभी का लिख लेते हैं ना, जितना भी होता है सभी का लिख लेते हैं। लार्ज सबस्टेशन 0.5। मीडियम वाले का कितना होता है सोचिए, मीडियम वाले का कितना होता है? लार्ज के नीचे जस्ट लिखता हूं मैं मीडियम सबस्टेशन, इसका कितना होता है? 1 ओम्स। अच्छा, मीडियम के बाद स्मॉल पे भी आ जाते हैं। स्मॉल सबस्टेशंस, इसके लिए वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है क्या? स्मॉल सबस्टेशंस के लिए भाई बढ़ता चला जाता है यहाँ से, 2 ओम्स तक हो सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ? तो वैसे आंसर तो आपको इतने डेटा से ही मिल जाएगा। आपको यही पूछा ना, परमिसिबल वैल्यू ऑफ, पहले स्मॉल फिर लार्ज, तो स्मॉल मतलब पहले 2 दिखेगा और लार्ज मतलब 0.5, तो 2 और 0.5 यानी कि ऑप्शन ए, ये वाला। तो आंसर तो मिल गया हमको, ए ऑप्शन। बट इसके अलावा कुछ और पूछ सकता है क्या? आपको डोमेस्टिक एप्लीकेशन पूछता है, टावर फुटिंग रेजिस्टेंस का पूछ सकता है, ये दो चीज पूछ सकता है। डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए कितना परमिसिबल है? 1 ओम्स। टावर फुटिंग का पूछता है तो 10-15 ओम तक पूरा चला जाता है, 10 to 15 ओम्स तक जाता है। लिखवा देता हूँ ये वाला भी मैं। अगर डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए बोल रहा है तो 1 ओम, और टावर फुटिंग रेजिस्टेंस के लिए अगर पूछ रहा है तो 10 से 15 तक वेरी कर सकता है ओम्स में। तो ये इनका डेटा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? दिस इज फॉर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। लिखा हुआ है ऑल द लाइट फिटिंग शैल बी एट अ हाइट ऑफ नॉट लेस देन, ऑल द लाइट फिटिंग शैल बी एट अ हाइट ऑफ नॉट लेस देन। अच्छा, यहाँ पे फैन का है और यहाँ पर लाइट का है। कभी कभी फैन भी पूछता है, मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर फैन का भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मेन क्वेश्चन है लाइट का, पहले उसको आंसर करते हैं, ठीक? ऑल द लाइट फिटिंग शैल बी एट अ हाइट ऑफ नॉट लेस देन। जो लाइट की फिटिंग है फ्लोर से कितनी हाइट पर होनी चाहिए? जैसे ये फ्लोर है तो इससे मिनिमम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जहां पर लाइट की फिटिंग आप लगाएंगे? ये वाली जो लेंथ है ये आपको बतानी है, ये फ्लोर से कितनी हाइट पर। बाकी एस्थेटिक पर्पसेस के लिए अलग अलग हाइट पे लगाते हैं, बट अगर हम रूल्स के हिसाब से देखें, बीआईएस की गाइडलाइन के हिसाब से, तो उसमें प्रॉपर मेंशन्ड है। तो क्या डेटा होना चाहिए? सभी को आइडिया आया है क्या? इस क्वेश्चन का आइडिया सभी के पास आ चुका है क्या? भाई इस क्वेश्चन का आंसर है, फ्लोर से अगर हम लोग देख रहे हैं तो दिस शुड बी
ऑप्शन सी 2.25 मीटर लाइट फिटिंग के लिए फ्रॉम द फ्लोर लेवल। ठीक, ऐसे ही कभी सवाल आपको फैन का भी पूछ सकता है कि फैन अगर लगाना है तो फ्लोर से कितनी हाइट पे होगा। अभी तो लाइट के लिए पूछा, तो ये वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमको मिल गया। लेकिन मान लो इसके अलावा कभी आपको फैन के लिए पूछ ले, तो बताइएगा क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका। फैन के केस में क्या होगा? अच्छा, कभी कभी सीलिंग से भी हाइट पूछ लेता है। कभी कभी आपको ये बोल देगा कि सीलिंग से कितना नीचे तक जाना चाहिए, तो सीलिंग से अगर फैन के लिए पूछता है, इन केस ऑफ फैन, तो आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं? सीलिंग से 0.5 फ्रॉम सीलिंग। सही है ये बात। अच्छा, और फैन के लिए ही फ्रॉम फ्लोर, फ्लोर से कितना हाइट तक होना चाहिए? 2.75 मीटर। 0.5 फ्रॉम द सीलिंग, 2.75 फ्रॉम द फ्लोर एरिया। तो जमीन से इतनी ऊंचाई पर मिनिमम होना चाहिए, बाकी उससे ऊपर नीचे अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से किया जा सकता है। ठीक, ठीक है। तो ये सब ऐसे हाइट बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब भी बनाना। आगे चल के मैं केबल्स वगैरह के भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा, मस्त से एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये अच्छा अलग रंग में दिख रहा है, मतलब ये होमवर्क क्वेश्चन होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, जो मैंने यूडब्ल्यूटी का क्वेश्चन आपसे पूछा उसमें डब्लू यानी वेट, कौन सा वाला वेट जो है उसको रिफर करता है। ठीक, उस क्वेश्चन का बताइएगा। और ये होमवर्क क्वेश्चन आप बना करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं कि कौन सा आंसर है। और अगले सेशन पर ये वाला सवाल से ही शुरुआत करवाऊंगा मैं। अगर इस सेशन पे ये क्वेश्चन आपका जो होमवर्क वाला है ये नहीं भी बन पाता तो टेंशन मत लीजिएगा, नेक्स्ट सेशन का पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन ये इसी का रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एट रेजोनेंस एट एनी इंस्टेंट, आपको इसमें से आंसर करना है। ठीक, तो चलिए अब आज का सेशन में करता हूं यहीं पर एंड। आई होप जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाया वो आप लोगों को प्रॉपर बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी पॉइंट पर किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट रह जाए या और कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसमें आपको लगता है कि सर इसमें एफर्ट चाहिए और, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी कनेक्ट होकर मेरे साथ बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मैं बिल्कुल आपके साथ यहाँ पर अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन पर एग्जैक्टली सेम टाइम पर। कल भी ये क्लास होगी और आने वाले दिनों में दीपावली का ड्यूरेशन है तो उसमें थोड़ा सा छोटा क्लास रखूंगा मैं आपके लिए, बट क्लास रोज होगी आपके एग्जामिनेशन तक। दिन बड़े कम बचे हुए हैं, आप सेलिब्रेशन भी साथ साथ में लेकर के चलते रहिए। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये लेक्चर रहेगा, जब भी थोड़ा सा समय मिला आप देख लीजिए, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए बट देख लीजिए, ताकि आपसे क्वेश्चन मस्त तरीके से आपको एक्सपोजर मिले अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन का। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन पर। एनर्जेटिकली एकदम फुल ऑन तरीके से दीपावली की भी तैयारी करिए और अपने एग्जाम की भी मस्त तरीके से तैयारी करिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा हुआ है तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स और स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।